एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इंडियन पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की उसके शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को हम डिस्कस करते हैं अपने यूट्यूब वीडियो लेक्चर में और उसके जो पीडीएफ हैं टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवाते हैं। तो आज हम जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं उसका नाम है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम करवा चुके हैं और उसके जो पीडीएफ हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन सी चैप्टर कवर करेंगे? नागरिकता को। ठीक है, इंडियन पॉलिटी जो ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है, इसका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए। तो आप प्रत्येक चैप्टर को उसको सीरियस लीजिए और प्रत्येक पॉइंट को आप याद करते चलिए, किसी भी पॉइंट को आप मिस मत करिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो प्रश्न ये उठता है कि नागरिक कौन होता है? नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का विधिक सदस्य हो। विधिक अर्थात कानूनी सदस्य हो और जिसे उस राज्य के संविधान व कानूनों द्वारा अधिकार तथा कर्तव्य प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम आज अपने भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, वो लोग कौन कौन हैं? एक होते हैं भारतीय नागरिक और एक होते हैं विदेशी नागरिक। कौन कौन लोग होते हैं? एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं विदेशी। नागरिक जो होते हैं भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जितने भी सिविल और राजनीतिक अधिकार हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार या फिर कोई चुनाव लड़ने का अधिकार, वो सारे प्राप्त होते हैं। वहीं जो दूसरी तरफ हम देखेंगे विदेशी कौन होते हैं? किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। ये हमारे राज्य के नहीं होते, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते जैसे कि हम नागरिकों को प्राप्त होता है। इनकी भी क्या होती है? दो श्रेणियाँ होती हैं। एक होते हैं विदेशी मित्र और एक होते हैं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र कौन होते हैं? जिनके साथ भारत के साथ जो संबंध है वो सकारात्मक अगर हों तो वो कौन होंगे? विदेशी मित्र होंगे। जबकि वे देश जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो वो कौन होंगे? वो उनके विदेशी शत्रु होंगे। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होता है, विदेशी जो शत्रु होते हैं, तथा वह गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है। ठीक है, इस अनुच्छेद को हम फंडामेंटल राइट जब करेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही जानना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान जो है भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। जो हमारा संविधान है वो निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करता है और ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 15, 16, 19 या 29 या फिर 30 ये विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं या नहीं हैं। तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि ये अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं, ये केवल हम भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला है आर्टिकल 15 जो है हमारे संविधान का, वो कहता है कि धर्म, मूल, वंश। इसके पहले के चैप्टर में भी इन सारे आर्टिकल को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और आगे भी फंडामेंटल राइट्स में मैं इनको एक्सप्लेन में डिस्कशन करूँगी इनका। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये नागरिकता से संबंधित अधिकार है तो यहाँ पे इसको जानना जरूरी हो जाता है। तो आर्टिकल 15 जो है वो कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार है। मतलब इन पांचों के आधार पर कोई किसी से विभेद नहीं कर सकता, यानी पार्शियलिटी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा या किसी को एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी इन आधारों पे।
दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 16, जो कि यह कहता है कि लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है। ठीक है, मतलब जो सार्वजनिक स्थल है या अवसर की समानता है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर है हमारा अनुच्छेद 19, जो कि ये कहता है कि वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत हम नागरिकों को प्रदान की गई है, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और चौथा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 29 और 30, जो किससे जुड़े हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से। किससे जुड़े हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, और उसके बाद से है लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार जो है केवल हम भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। अगला हमारा है संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव केवल भारतीय लड़ सकते हैं, ना कि विदेशी। ठीक है, सार्वजनिक पद होते हैं जो जैसे कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, राज्यों के राज्यपाल का, महान्यायवादी या महाधिवक्ता की योग्यता जो होती है केवल भारतीयों के पास होती है, जो यहाँ के नागरिक हैं, ना कि विदेशियों के पास। ठीक है, ये जो है उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें केवल ये राइट्स दे दिए गए हैं और बदले में उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया गया है, उनसे भी कुछ ऐसे कर्तव्यों की उम्मीद की जाती है जिनका वो निर्वहन करेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कर भुगतान। ठीक है, कि कर भुगतान प्रत्येक भारतीय को करना है, कर भुगतान। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज प्लस राष्ट्रगान का आदर करना। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा और देश की रक्षा को वो सर्वोपरि रखेगा, देश की रक्षा को वो सर्वोपरि रखेगा। ठीक है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता कौन लोग रखते हैं। ठीक है, ऐसा एक बार प्रश्न भी आया था, जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको आपके सामने क्वेश्चंस दिखाऊंगी। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो है केवल 2 ही लोग रखते हैं, या तो वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता यहाँ पे रखते हैं। जबकि अमेरिका में जो है केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में केवल जन्म से ही, ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से भारत का नागरिक है, चाहे वह जन्म लिया हो यहाँ पे या ना लिया हो, या बाद में नागरिकता मिली हो, तो वो दोनों प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं अमेरिका में क्या है कि उसका जन्म अमेरिका में ही हुआ होना चाहिए, बाद में जो उसको नागरिकता मिली हो उसके द्वारा वो नहीं बनता है, जबकि जन्म के द्वारा वो वहाँ पे राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके संवैधानिक उपबंध क्या क्या किए गए हैं नागरिकता से संबंधित। संविधान का भाग 2 जो है उसके अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक बने थे। केवल उन लोगों को भारत के नागरिक रूप में ये पहचान करता है जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। इसमें ना तो इनके अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। ठीक है, यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। यानी कि संसद के पास ये अधिकार है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन किया जाता रहा है। कौन सा कानून बनाया? नागरिकता अधिनियम। आगे चल के हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे डिटेल में। नागरिकता अधिनियम 1955 इसमें संसद ने इसको बनाया, जिसमें बहुत बार संशोधन भी किया गया है।
संविधान निर्माण के उपरांत यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो नागरिकता है, 4 श्रेणियों के लोग भारत में नागरिक बन सकते हैं। कितने श्रेणियों के लोग? 4 श्रेणियों के लोग भारत में नागरिक बन सकते हैं। पहला जो है, जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी है और इन तीनों में से कोई एक शर्त को पूरा करता है। ठीक है, पहला हमारा शर्त क्या है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 में इसका जिक्र किया गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो हमारे भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि एक व्यक्ति जो है, दूसरा है हमारा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस कीवर्ड को, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से किसी 2 में से एक शर्त को पूरी करते हों। ठीक है, तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या कंडीशन है? यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ठीक है, समझ आ गया? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो। कहाँ से? भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो। ठीक है, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। जब वो पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे देगा, उसके 6 महीने बाद तक भारत में से रहना होगा, तो उसके बाद से उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और चौथा और अंतिम है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों। कहाँ रह रहे हो? भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कूटनीतिक तरीके या बाहर पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ठीक है, कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। कि भारत के बाहर जितने भी रहते हैं लोग, ठीक है, उनको अगर भारतीय नागरिकता ग्रहण करनी है तो उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये कितने व्यवस्थाओं की हमने चर्चा की है? पहला हमने जो चर्चा किया वो किया ऐसे व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। ठीक है, मूल निवासी हो। दूसरा, पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो। तीसरा, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ लेकिन बाद में लौट आया। ठीक है, स्थानांतरण के बाद लौट आया, बाद में लौट आया। और चौथा और अंतिम, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। ठीक है, इन 4 लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधानों को देखें तो वो इस प्रकार हैं कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, क्योंकि हमारे भारत में डुअल सिटीजनशिप का नियम नहीं है।
दूसरा है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। मतलब संसद के पास सारे अधिकार हैं। और तीसरा है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है, ठीक है, यदि संसद इस प्रकार की किसी विधान का निर्माण कर दे। कि देखिए संसद के ऊपर ही सब है कि वो किस प्रकार के रूल्स बनाती है, ठीक है, उसके हिसाब से नागरिकता यहाँ पे डिफाइन होती है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 को, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। यानी कि अर्जन मीन्स प्राप्त करने का तरीका और समाप्ति दोनों के बारे में ये उपबंध करता है, ठीक है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की थी। मतलब इसके द्वारा राष्ट्रमंडल नागरिकता ये प्रदान किया था, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि राष्ट्रमंडल नागरिकता जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त थी उसको कौन से अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया, तो आपको याद रहना चाहिए नागरिकता अधिनियम 2003 द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता का अर्जन कैसे कैसे होता है। नागरिकता का अर्जन, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। कितनी शर्तें? 5। पहला जन्म, दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण, चौथा प्राकृतिक तरीके से, और 5वां हमारा है क्षेत्र समाविष्ट। यानी कि किसी क्षेत्र को अगर अपने भारतीय राज्य में मिलाया जाए तो उसको क्षेत्र समाविष्ट बोलते हैं, वह स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त होती है, या फिर से वंशानुगत कैसे तरीके से कैसे प्राप्त होती है, पंजीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त होती है, इसको हम यहाँ से समझेंगे, ठीक है। इसका जो बुक का है ये पिक यहाँ समझेंगे, क्योंकि इसको हम शॉर्ट्स में नहीं लिख सकते थे। ये सारा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से एक एक लाइन देखना होगा। तो जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए देखते हैं, भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होता है, ठीक है। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हों। माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, यानी कि दोनों का जो है भारतीय होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। मतलब भारत में जितने भी हमारे एम्बेसडर रहते हैं अन्य देशों के, या फिर शत्रु देश जो हैं एनिमी कंट्रीज, उनके जो बच्चे होते हैं उनको हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती। अब देखते हैं वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, भारत के अंदर नहीं भारत के बाहर, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यहाँ पे माँ की बात नहीं की गई है, केवल पिता की बात की गई है। तो आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर माँ यहाँ पे कर दे तो आप बिल्कुल टिक करके मत आइए, क्योंकि ये पिता को ही नागरिक बनाना कंपलसरी करता है। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। देखिए ये जो कंडीशन है हमारा पहला वाला, केवल पिता वाला जो कंडीशन है वो तब है जो 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व जन्मा व्यक्ति है। लेकिन वहीं पे
हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो है 10 दिसंबर को या उसके बाद जो व्यक्ति बच्चा जन्म लिया तो उसका जो नागरिकता है उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो तो उसे हम क्या मानेंगे, भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, इसमें केवल पिता वाला कंडीशन नहीं है, इसमें माता पिता में से कोई भी एक होना चाहिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिक नहीं बन सकता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। ठीक है, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भारत के बाहर जन्म लिया है बच्चा तो वो वंश के आधार पे भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि किसी अन्य देश का पासपोर्ट होने पे उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि डुअल सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं है। अगर किसी अन्य देश का भी वो नागरिक है और उसी टाइम यहाँ भी पंजीकरण करवा रहा है तो और यहाँ का भी नागरिक बन जाता है भारत का भी, तो भारत से उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। वह व्यक्ति जो वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता। ठीक है, अगर उसको 6 माह के मतलब वयस्क हो गया और 6 महीने के अंदर अगर किसी अन्य देश की नागरिकता का परित्याग नहीं करता है तो भारतीय नागरिकता जो है उसकी समाप्त कर दी जाएगी। अब आता है हमारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो, जैसे इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो ना हो, को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। नामतः भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ठीक है, फिर भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, या फिर वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, या फिर भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे जो बाहर रह रहे हों। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता को हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, या फिर कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों या पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहे हों। और लास्ट है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। ठीक है, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों, जैसे कि पांडिचेरी या फिर से इसके जितने अन्य स्थल थे पांडिचेरी के, दमन दीव, ये सारे, तो वो जब बाद में भू क्षेत्र भारत राज्य में शामिल हुआ था तो उसके लोग यहाँ के मतलब भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लिए थे। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्राकृतिक रूप से कैसे नागरिकता मिलती है इसकी अब चर्चा करेंगे हम। चलिए देखते हैं प्राकृतिक रूप से नागरिकता कैसे ग्रहण की जा सकती है। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी ना हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे देश से उसे संबंधित नहीं होना है। कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग दे। ठीक है, भारत के लिए अगर वो पंजीकरण कर रहा है तो किसी अन्य जिस देश से वो नागरिकता रखता है उस देश की नागरिकता का पहले उसे त्याग करना होगा।
यदि वो भारत में रह रहा हो या भारत की नागरिक सेवा में हो या इनमें इसमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहा होना चाहिए। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो उन्हीं भाषाओं की ये बात कर रहा है कि उसमें किसी एक भाषा का वो अच्छा ज्ञाता हो। उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो, भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी, व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबद्ध हो। मतलब इन लोगों के लिए ये सारे बाउंडेशन हट भी सकते हैं। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। ठीक है। अब क्षेत्र समाविष्टि द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पांडिचेरी भारत का हिस्सा, तो भारत सरकार के नागरिकता आदेश 1962 जारी किया। ठीक है, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। नागरिक संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते, जो कि विदेशी मुद्दों पर है, आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है। और वो प्रावधान कौन से हैं? वो प्रावधान है भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से साधारणतः असम के निवासी हैं को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरा है भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया, अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतया असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया, को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच। ठीक है। लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। अभी तक तो हमने केवल अर्जन के बारे में पढ़ा कि नागरिकता कैसे लोग अर्जित करते हैं। अब देखेंगे भारत में नागरिकता समाप्ति कैसे होती है। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण मुख्य रूप से बताए गए हैं। ठीक है। पहला है स्वैच्छिक रूप से त्यागना, दूसरा है बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित करने पर। अब स्वैच्छिक रूप से कैसे? एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता है। ठीक है। अपनी नागरिकता को त्याग सकता है यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। मतलब युद्ध के समय इस याचना को खारिज भी की जा सकती है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। ठीक है। इसका जो बच्चा भी रहेगा वो भी भारतीय नागरिक अब नहीं रहेगा। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तो वो प्रार्थना पत्र देकर भारतीय
नागरिक बन सकता है। दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। ठीक है, युद्ध में व्यस्त होने के समय ऐसी जो प्रोविज़न है ये सब लागू नहीं होंगी। अब है वंचित करने के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि यदि को ये नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। ठीक है, फर्जी तरीके से, या फिर नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, हमारे संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, हाँ, या उसे राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, तो भी उसे वंचित किया जा सकता है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। ठीक है, जब वो पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त कर रहा हो उसी दौरान उसे किसी अन्य देश में 2 वर्ष की अगर कैद हुई हो तो भी उसको वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। और लास्ट है, नागरिक जो है सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो। ठीक है, मतलब 7 वर्ष से वो भारत में विजिट ना किया हो तो भी उसकी नागरिकता वंचित की जा सकती है। अगला है हमारा एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति जैसे कि केंद्र और राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वो रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि अन्य राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, भारत में सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त है। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ अपवाद नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 16 में हम देखते हैं, संसद ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार यानी निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया है। ठीक है, भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि गैर राजपत्रित पदों पर, कौन से पदों पर, गैर राजपत्रित पदों पर आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे, जैसा कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी जारी है। ठीक है, अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए, एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। ठीक है, फिर हमारा आर्टिकल 19 जो है निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के हित की सुरक्षा के विषय में, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास जो है प्रतिबंधित है। ठीक है, निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए की गई है। यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। - 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर की विधायिका निम्नलिखित के लिए अधिकृत थी। पहला,
उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अस्थायी निवासी हैं। दूसरा, ऐसे अस्थायी निवासियों को निम्न मामलों में विशेष अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करना। कौन कौन से? पहला, राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, ठीक है। दूसरा, राज्य में अचल संपत्ति को अर्जित करना। तीसरा, राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A पर आधारित थे। यह अनुच्छेद संविधान आदेश द्वारा संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये जो 35 है संविधान आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया, ठीक है। आर्टिकल 370 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान आदेश 2019 जो है वापस ले लिया गया। जो विशेष दर्जा राष्ट्रपति ने दे रखा था उसे वापस ले लिया गया। इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश को अतिक्रमित कर दिया। भारत का संविधान जो है कनाडा की तरह, ठीक है, कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई है, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो, ठीक है। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहे हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा मैं कर सकूं। और अगर आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल का चैट ग्रुप है उसमें जाके अपने सजेशन को दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।